जय हिंद दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया गया है कि मैं अपने कक्षा के लेवल को धीरे-धीरे बढ़ाकर प्रश्नों के लेवल को धीरे-धीरे बढ़ाकर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो आपको उसी प्रकार से ही अपने एग्ज़ाम तैयारी के स्तर को बढ़ाना है, ताकि आपको एग्ज़ामिनेशन में किसी भी प्रकार का दबाव महसूस ना हो और आप उस दिए गए समय के अंदर गणित के प्रश्नों को, ख़ास तौर पे गणित के प्रश्नों को दिए गई समय सीमा में आप उसे हल करने में सक्षम हो पाएँगे। अगर आप इस प्रकार की जितनी भी मैं क्लासेस लेता हूँ, अगर उन सभी क्लासेस को प्रैक्टिस वाइज़ उसको कंप्लीट करते हैं और मेरे द्वारा दी गई पीपीटी को और प्रैक्टिस सेट्स को अगर आप वापस से रिवीजन के साथ में अगर कंप्लीट करते हैं, तो आप एग्ज़ामिनेशन में गणित को लेकर तो बिल्कुल भी संतुष्ट आसानी से हो सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी इस क्लास में प्रतिशत से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न होंगे, बीच-बीच में दूसरे चैप्टर से भी प्रश्न आएँगे, उनका कांसेप्ट थोड़ा-सा यूज़ होगा, तो जितना भी कांसेप्ट उनका यूज़ होता है, मैं आपको साथ-साथ में बताता चलूँगा। तो हमारा जैसा कि सबसे पहला प्रश्न है, इसमें प्रतिशत और क्षेत्रमिति का एक बहुत ही अच्छा सामंजस्य देखने को मिला है इस प्रश्न में। शुरुआत करते हैं हम। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें सबसे पहले अ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों 2 पाई आर एच। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 2 एंड पाई 2 और पाई तो इसके अंदर कांस्टेंट है जो कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं। 2 का मान 2 रहेगा और पाई का मान 3.17 या 2 22/7। ठीक है, और आर का मान हमारे पास में बदलता रहता है और एच का मान भी हमारे पास में बदलता रहता है। तो बदले का किस अनुसार वो हमें यहाँ दिया हुआ है। आर का मान 15% की वृद्धि हो रही है और त्रिज्या में 10% की कमी हो रही है। दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है 15% की भिन्न हमारे पास में होती है 3/20 और 10% की भिन्न होती है 1/10। 10% की भिन्न निकालने में मुझे नहीं लगता आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी। अगर होती भी है तो मैं आपको बता देता हूँ। 10% के नीचे प्रतिशत हटेगा तो 100 का प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 लगेगा। 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसल। आपके पास में 1/10% की भिन्न आपके पास में आसानी से प्राप्त हो चुकी है। और 15% की भिन्न निकालने के लिए आपको आसान तरीका सबसे है, क्योंकि आपको पता है 5% की जो भिन्न होती है वो होती है 1/20। क्योंकि 15 5 का 3 गुना है, इसलिए हम इसको 3 से गुणा कर देंगे तो 3/20 हमारे पास में 15% की भिन्न आ चुकी है दोस्तों। तो 15% की भिन्न भी आ गई और 10% की भिन्न भी आ गई। अब हम अपने सवाल को हल करने जा रहे हैं। एक बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि हो रही है, यानी कि अगर कोई वस्तु शुरुआत में इनिशियल वैल्यू यानी प्रारंभ मान उसका अगर 20 है और अंतिम मान यानी और उसके फाइनल वैल्यू में 3 की वृद्धि होने के बाद में वो कितना हो जाएगा दोस्तों? आपको थोड़ा-सा अपना दिमाग लगाना है। अगर कोई वस्तु 20 की प्रारंभ में होती है और उसमें 3 की वृद्धि के साथ में उसमें 30 हो जाता है और यदि उसके आधार की तुलना में 10% की कमी आ रही है, इसका मतलब स्टार्टिंग में प्रारंभ में अगर कोई वस्तु 10 इकाई की है और उसमें 1 की कमी के साथ में वो वस्तु 9 इकाई की हो जाती है। 20 का गुणा होगा 10 से उत्तर आएगा हमारे पास में 200 और 23 का गुणा होगा 9 से 23 नम होता है 260। तो आपके पास में उत्तर आएगा 260। आप 200 देख सकते हैं 200 से 260 यानी कि 7 की हमारे पास में वृद्धि हो रही है कितने के ऊपर 200 के ऊपर। आसानी से हमें पता चल रहा है कि इसका उत्तर 3.5% आने वाला है। फिर मैं आपको निकाल के बता देता हूँ कैसे। अगर 7 पॉइंट्स की वृद्धि 200 के ऊपर हो रही है तो 100 के ऊपर कितनी? 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो हमारे पास में कैंसल 7/2 हमारे पास में आएगा 3.5% की वृद्धि हो रही है किसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में 3.5% की वृद्धि होगी कब? यदि हम ऊंचाई में 15% और आधार की त्रिज्या में 10% की कमी करते हैं तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में हमारे पास में 3.5% की वृद्धि होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगर आप इसको नोट करना चाहें, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास में है, एक कस्बे की जनसंख्या 3,11,250 है। इसमें महिलाओं और पुरुषों का अनुपात दिया हुआ है। महिला और पुरुषों का अनुपात यानी कि महिला यानी कि फीमेल और पुरुष यानी कि मेल। फीमेल एंड मेल का हमें अनुपात दिया हुआ है 43:40 और हमारे पास में टोटल हमारे अनुपात के अनुसार टोटल कितना हो रहा है 83 यानी 83 और हमें
एक प्रश्न में कितना दिया है, कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पुराने वीडियो में भी बता चुका हूँ, आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए वापस से मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कैसे करना होता है इस प्रकार के प्रश्नों को। हमें जो मान दिया हुआ है उसे हम रखेंगे ऊपर, यानी कि 3,11,250 हमारे पास में रहेगा ऊपर। हमारे अनुसार अनुपात का मान कितना है, टोटल हमारे पास में जनसंख्या कितनी है 83, और प्रश्न में दी रखी 3,11,250, तो 83 83 का उसमें लगेगा भाग। और यदि पुरुषों की जनसंख्या निकालनी है तो हमें पुरुष के अनुपात को गुणा करना होगा, तो हमें पुरुष की जनसंख्या यानी कि मेल की जनसंख्या मिल जाएगी। और यदि हमें फीमेल की निकालनी है तो इसी प्रकार से 3,11,250 में भाग लगेगा 83 का, और महिलाओं का अनुपात यानी कि 43 से हमें इसको गुणा करना होगा। यहाँ पे भी उत्तर, यहाँ पे उत्तर, यहाँ पे मेल की जनसंख्या यानी कि पुरुषों की जनसंख्या आ जाएगी, और यहाँ पे फीमेल की, मेल मैं लिख देता हूँ अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो, यहाँ पे पुरुष और यहाँ पे महिला है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्लासेस लिए इसलिए हिंदी में लिखना मैं ज्यादा उचित समझता हूँ। तो दोस्तों हम भाग लगाते हैं 3,11,250 में, जब भी हम 83 का भाग लगाना चाहें तो दोस्तों आइए मिलके भाग लगाते हैं। 8 दूनी 24, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 832, 3 में लग रहा है 8 तिया 24, 240। 80 का गुणा हम 3 से करेंगे तो 240, और 3 का गुणा भी 3 से करेंगे तो 9। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 249, तो 249 यहाँ पे आएगा। अब माइनस करना है 249 से, अगर 51 ऐड करता, 51 जोड़ता हूँ तो 300, 300 में 11 जोड़ूंगा तो 62, कितना हो जाएगा 62, यहाँ पे बचेगा 62, नीचे उतरेगा 2, वापस से 83 का पाड़ा बोलेंगे, आठो आठो सती 56, 56 यानी कि 560, 7 बार बोला। अब देखिए मैं ये कैसे गुणा कर रहा हूँ, गुणा करना भी आपको बता देता हूँ मैं कैसे कर रहा हूँ। जैसे कि अगर 83 है हमारे पास में और यदि हमें इसको 7 से गुणा करना है तो पहले 7 का गुणा 8 से करूंगा, तो 7 8 56, क्योंकि मैंने 7 का गुणा 8 से किया था, पर यहाँ पर 80 था तो एक जीरो यहाँ पे लग जाएगा। अब 7 का गुणा मैं करूंगा 3 से, 7 तिया 21, तो 7 तिया 21 के साथ में मेरे पास में उत्तर क्या आ जाता है दोस्तों, 781, 581, 581 यहाँ पे आएगा। अब गुणा करते हैं, माइनस करना है, माइनस भी मैं कैसे शॉर्ट तरीके से कैसे कर रहा हूँ, 81 से मैं अगर 19 जोड़ूंगा तो 600 आ जाएगा, और 600 में 22 जोड़ूंगा तो 622 आ जाएगा। 9 और 2 11 और 4 41, यानी कि हमारे पास में क्या आ चुका है 41, नीचे आ जाएगा 5। अब दोस्तों वापस से हम भाग लगाने की कोशिश करते हैं, 83, 83 को गुणा कर देंगे, 8 पंजे 40, यानी कि यदि हम 83 का गुणा 5 से मैं करता हूँ तो 5 का गुणा 8 से करूंगा तो 8 पंजे 40, ये 80 से करना था इसलिए एक जीरो ऐड, और 5 का गुणा जब मैं 3 से करूंगा तो 5 से तिया 15, दोनों को मैं जोड़ देता हूँ तो 415, यानी कि यहाँ पर पूरा पूरा भाग लग जाएगा 415 बार। दोस्तों यहाँ पर मैंने कैसे लगाया, पहले 8 तिया 24 लगाया, 8 सती 56 और फिर 8 8 पंजे 40, और ये जीरो का एक जीरो यहाँ पे है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यानी कि मेरे पास में उत्तर आया है 3750। कितना आया उत्तर दोस्तों 3750, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ इसको भाग लगाया है, भाग आप आसानी से लगा सकते हैं। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ दे रखी है, जानबूझ के दी है ताकि आपको एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी डर का डर महसूस नहीं हो। कितना उत्तर है हमारे पास में 3750 का गुणा यदि मैं 40 से करूंगा तो मेल जनसंख्या आएगी, और 3750 का गुणा यदि मैं 43 से करूंगा तो फीमेल की जनसंख्या आ जाएगी। तो गुणा करते हैं दोस्तों, आइए 3750 का नहीं मैं 375 का करूंगा, आपको बताया हुआ है, और 40 का नहीं 4 का करूंगा तो कितना आएगा, चारों पंजे 20 का जीरो हासिल लगा 2, 7 चौक 28 और 2 30 का जीरो हासिल लगा 3, 4 तिया 12 और 3 15, 1500 यहाँ पर आ चुका है हमारे पास में उत्तर, और 2 जीरो यहाँ पे छोड़ देते, एक जीरो कितना आ जाएगा 1,50,000, यानी कि पुरुष कितने हैं 1,50,000। अब इसी प्रकार से हम लोग महिलाएं भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, 375 का गुणा हम कर लेंगे 83 से, यानी कि 5 तिया 15, एक लगेगा यहाँ पे, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ, 5 तिया 15 हासिल लगेगा एक का, 7 तिया 21 और एक होता है 22, दो इधर भी 2 इधर भी, 3 तिया 9 और 2 10 11, 4 का गुणा 5 से, चारों पंजे 20 का जीरो हासिल लगा 2, 4 का गुणा 7 से, 7 चौक 28 और 2 30 का जीरो हासिल लगा 3, 4 तिया 12, 12 और 3 होता है 15। तो दोस्तों हमारे पास में उत्तर आ चुका है 5216,
1, यानी कि 16 16 125 16 125। पेन चेंज कर लेता हूँ, 16 125 पीछे एक जीरो, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक जीरो छोड़ दिया था, यानी कि 1,61,250 है फीमेल जनसंख्या, यानी कि महिलाएं मेरे पास में है। महिलाएं इस प्रश्न में है 1,61,250। पूरा बोलना जरूरी है वरना रीलें कट जाती हैं। तो शहर में साक्षर व्यक्तियों की संख्या, अब ये तो मेरे पास में मेल की जनसंख्या ही है और ये फीमेल की जनसंख्या ही है। अभी मुझे साक्षर की जनसंख्या निकालनी है। अब आप देख सकते हैं इसमें, इस प्रश्न में, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, महिलाएं 24% साक्षर है और पुरुष 10% निरक्षर है। इसका मतलब 90% पुरुष क्या हो जाएंगे, साक्षर हो जाएंगे। तो मुझे 90% पुरुष निकालना है और 24% महिलाएं निकालनी है। कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। 24% महिलाएं, यदि मैं साक्षर निकालना 24% महिलाएं साक्षर निकालनी, महिलाएं है कितनी, 16, 1,61,250 का कितना प्रतिशत निकालना है मुझे, 24%, यानी कि गुणा 24/100 प्लस 1,50,000 का मुझे निकालना है दोस्तों कितना, 90%, यानी कि गुणा 90 और भाग 100। यदि मैं इन दोनों को जोड़कर निकालता हूं तो उत्तर आ जाएगा मेरे पास में, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पर आएगा 15 नम 135। 135 के बाद में कितने जीरो बचे, 1 2 और 3 जीरो, 1 2 और 3, प्लस ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल। जैसे ये 2 से कट रहा है, 2 पंजे 10, और ये 2 से कटेगा 2 से 12 बार। अभी 5 से कटेगा, तो पेन चेंज करके काट के बताता हूँ मैं आपको। 5 से कटेगा, 5 एकम 5 बार, 5 से ही कटेगा, 5 से तिया 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, पचम 25, यानी कि 32-25 का गुणा जब भी मैं 12 से करूंगा मेरे पास में उत्तर आ जाएगा कितना, 32-25 का गुणा 12 से करूंगा और उसमें 1,35,000 13,500 अगर मैं जोड़ देता हूँ तो मेरे पास 1,35,000 अगर मैं जोड़ दूंगा इनमें तो मेरे पास में उत्तर आ जाएगा। अब इसको गुणा करते हैं, गुणा कैसे करेंगे, तो दोस्तों मेरे पास में यहाँ पे जगह मिल नहीं रही है, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इसको हटा रहा हूँ। आप एक बार इसके यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ तक हटा रहा हूँ इसको। घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ऐसा प्रश्न अभी एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपको सभी प्रकार के प्रश्नों की सभी प्रकार के प्रश्नों को आपको हल करना आना चाहिए, इसलिए मैं थोड़े हार्ड प्रश्न आपके सामने लेकर आता हूँ। आसान प्रश्न करवाने से कोई मतलब नहीं रह जाता है दोस्तों। आपको पता है आसान प्रश्न तो हर कोई करवा रहा है, आसान प्रश्न करवाने से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है मुश्किल प्रश्नों को करवाने से। और मुश्किल प्रश्न इतने भी मुश्किल नहीं है, ये प्रश्न आसान ही है। सिर्फ और सिर्फ बात है कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन करते हैं हम आसानी से, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। 32-25 का जब मैं गुणा आपको 12 से करना सिखाऊंगा और उसमें हम 1,35,000 अगर जोड़ देंगे तो हमारे पास में उत्तर आ जाएगा। दोस्तों गुणा कीजिए, 12 का गुणा 3 से करेंगे तो 12 तिया 36, पीछे कितने संख्या बची, 3, तो 3 जीरो लगा दूं, 1 2 3। अब 12 का गुणा हम करने जा रहे हैं 2 से, 12 दूना 24, पीछे कितने जीरो रहेंगे, पीछे लगेंगे 2 जीरो। वापस से 12 दूना 24 लगेंगे, पीछे कितने जीरो, 1 जीरो, और 12 पंजे 60, पीछे कोई भी जीरो नहीं, ये 60 का जीरो है। जीरो का जीरो, 6 और 4 10, 4 2 6 और 1 7, 6 और 2 8 और ये 3, यानी कि कितना आ चुका है हमारे पास में, 38,700। यानी कि 38,700 में मैं 1,35,000 को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1,35,000। मैं जोड़ता हूँ तो 0 0 7 8 और 5 13, 3 3 6 और 1 7, यानी कि 1,73,700 इस गांव में कितने की संख्या है, साक्षर की संख्या है। साक्षर व्यक्ति इस गांव में इतने सारे हैं, साक्षर इतने सारी तो क्या है, कुल कुल संख्या कितनी है, 3,11,000 है और इतने लोग साक्षर है इसमें। तो दोस्तों इतना, इस प्रकार का प्रश्न, इस प्रश्न में ज्यादा कुछ नहीं था। इस प्रश्न में आपका दिमाग, तीन चीजें आपने इस प्रश्न में कर ली, अनुपात और समानुपात का खेल आपने खेल लिया शुरुआत में, बाद में आपने प्रतिशत से खेल खेल लिया, और उसके बाद में आपने जोड़ कर उसके बाद में आपने गुणा कर लिया और उसके बाद में आपने जोड़ भी कर लिया। मतलब इस प्रश्न में आपने गणित की काफी सारी ऑपरेशंस को और गणित की काफी सारी संक्रियाओं को आपने इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारे पास में। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, ये लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अगला,
एक दर्जन जोड़ी जुराब की कीमत 180 रुपए। एक जोड़ी का मतलब कितना होता है? एक दर्जन जोड़ी का मतलब होता है 12। 12 जोड़ी जुराब की कीमत हमारे पास में कितनी है? 12 जोड़ी जुराब की कीमत, आप देख रहे हैं 12 जोड़ी की कीमत है 180। तो दोस्तों एक जोड़ी की कीमत कितनी हो जाएगी? ऐसे प्रश्न आपने चौथी कक्षा में सॉल्व किए होंगे। चौथी कक्षा में ऐसा ऐसे सॉल्व किया होगा। 12 का मूल्य दिया हुआ, एक का निकालने के लिए क्या करेंगे? भाग करेंगे। बहुत आसान। भाग किया 12 का, उत्तर आएगा हमारे पास में 15, यानी कि एक जोड़े की कीमत कितनी है? 15। अब हमें प्रश्न में दिया हुआ है 20% की छूट पर उपलब्ध है। इसका मतलब सबसे पहले तो आपको 20% की भिन्न में फिर से याद करवा देता हूँ। 20% की भिन्न होती है 1/5। कैसे निकालनी है ये भी देख लेंगे। प्रतिशत हटेगा, नीचे लगेगा 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 एकम 2 और 2 पंजी 10, यानी कि 20% की भिन्न होती है 1/5। क्या बता रहे हैं? 20% की छूट पर यदि आपको छूट मिलेगी तो किस पे मिलेगी? 5 से की कोई वस्तु है, उस पे 1 की छूट के साथ में वो कितने की हो जाएगी? 4 की। इसका मतलब ये है हमारे पास में क्रय मूल्य और ये है हमारे पास में विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य की का मान हमें कितना दिया है? 15। आपको इस प्रकार के प्रश्न मैंने हल करना बहुत बार बताया, फिर से बता रहा हूँ। आपको जब भी मान मान दिया हुआ होता है, यानी कि ये मान इस संख्या का एक्चुअल मान है, इस संख्या का मतलब ये क्रय मूल्य है, इस संख्या का वास्तविक मान 15 है, पर हमारे अनुसार कितना है मान? 5। मान निकालना क्या है? विक्रय मूल्य। ये निकालना है हमें, इसका वास्तविक मान निकालना है। ये तो मान हमने माना था, वास्तविक मान क्या होगा वो कैसे निकालते हैं? बड़े आसान तरीका है इस प्रकार के प्रश्नों को करने का। जैसे कि 15 वास्तविक मान में हमारे द्वारा लिया गया मान कितना है? 5। इसका भाग लगेगा और जो मान निकालना है उसका होगा गुणा, यानी कि 4 से गुणा, यानी कि 5 एकम 5 और 5 से तिया 15। 4 का गुणा हो जाएगा 3 से, यानी कि 12। यानी कि एक जुराब की कीमत हमें 15 रुपए की अगर एक है और 20% की छूट पर अगर हम लेना चाहें तो हमें 12 रुपए की एक जुराब की जोड़ी पड़ेगी। हमारे पास में टोटल कितने रुपए हैं? 48 रुपए हमारे पास में प्रश्न में दिए हुए, हमारे पास में 48 रुपए पड़े हैं। तो आप खुद हिसाब लगाइए, अगर हम 12 रुपए में एक जोड़ी खरीद पा रहे हैं तो 48 रुपए में कितनी जोड़ी खरीदेंगे? तो 48 में लगेगा भाग 12 का, यानी कि 12 चौक 48, 4 जोड़ी जुराब दोस्तों हम 48 रुपए में कब खरीद सकते हैं? 26% की छूट उपलब्ध है हमारे पास में। बिल्कुल आसान प्रश्न, बिल्कुल आसान करने का तरीका, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको भिन्न समझ में आनी चाहिए। भिन्न मतलब 20% अगर आपको दिया है, 20% की कमी। फिर से आपको बता देता हूँ, अगर मैं कमी की बात करता हूँ तो 5 में 1 की कमी से 4 हो जाएगा, और वृद्धि की बात करता हूँ तो 5 में 1 वृद्धि से वस्तु हो जाएगी 6 की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आप इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न एक लाइन का प्रश्न, आसानी से ये भी आपके एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से आने की संभावना रखता है। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का प्रश्न आसानी से आ सकता है आपके एग्जाम में। तो देखते हैं, करते हैं इसकी शुरुआत। P माइनस क्यू, शुरुआत की पहली कक्षा में आपको समझाया, का की जगह लगेगा गुणा का चिन्ह। गुणा होगा 50 से, 50 से नहीं, जितना प्रतिशत दिया गया उससे 50 से गुणा होगा और भाग लगेगा 100 का, बराबर बीच में बराबर का बराबर लगाया। P प्लस क्यू ब्रैकेट, हाँ, का की जगह लगेगा 30, इंटू लगेगा 30 का, गुणा होगा 30 से, भाग लगेगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 100 से 100 हमारे पास में कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। 5 का गुणा हम, अब दोस्तों इसको थोड़ा सा क्लियर देखने के लिए, 5 पी बराबर 3 पी प्लस क्यू ऐसे लिख सकते हैं। 5 का गुणा पी से भी हो जाएगा और 5 का गुणा क्यू से भी हो जाएगा। 3 का गुणा पी से भी हो जाएगा और 3 का गुणा क्यू से भी हो जाएगा। 5 का गुणा जब पी से होता है तो 5 पी आएगा और बीच में माइनस का चिन्ह। 5 का गुणा क्यू से हो जाएगा तो 5 क्यू आ जाएगा, बीच में कुछ नहीं। 3 का गुणा पी से तो 3 पी, बीच में प्लस का चिन्ह। 3 का गुणा क्यू से तो 3 क्यू, प्लस का 3 पी यहाँ पर आएगा, माइनस का 3 पी, माइनस का 5 क्यू यहाँ जाएगा तो प्लस का 5 क्यू। तो 5 पी माइनस 3 पी बराबर 3 क्यू प्लस 5 क्यू। 5 पी में से 3 पी जाएगा तो 2 पी बराबर 3 क्यू और 5 क्यू कितना हो जाएगा? 8 क्यू। कट रहा है दोस्तों, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, यानी कि P की जगह आ जाएगा 4Q। अंत में अगर मैं देखना चाहूँ तो P अनुपात 4 या P/4 की वैल्यू कितनी आ रही है? 4/1। क्या पूछा है? QP का कितना प्रतिशत है? QP का कितना प्रतिशत है, मतलब QP का कितना प्रतिशत है, यही निकालना होता है। इसका मतलब यही है, Q ऊपर रहेगा, P नीचे रहेगा, गुणा 100। प्रतिशत निकालना है, इसलिए गुणा 100 करेंगे।
Q की जगह 1, P की जगह 4 गुणा 100 यानी कि 25। तो उत्तर कितना आ जाएगा? 25%। यानी कि Q जो है वो P का कितना प्रतिशत है? 25% है दोस्तों। ये तो किताबी लैंग्वेज आसानी से करने का तरीका आपको दिख रहा है। Q कितना है? 1 है और P कितना है? 4 है। तो 1 4 का कितना प्रतिशत है? आपको मैंने पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, प्रतिशत की पहली कक्षा में बताया है। 1 कितना? 4 का कितना प्रतिशत है? 25% है। दूसरी चीज, 1 5 का कितना प्रतिशत है? 20% है। उसी प्रकार 1 10 का कितना प्रतिशत है? 1 10 का है 10%। ऐसे ये करना आपको सिखाया हुआ है, क्योंकि 25% की भिन्न कितनी होती है? 1/4। 20% की भिन्न कितनी होती है? 1/5। 10% की भिन्न कितनी होती है? 1/10। आपको बोलने का तरीका बताया था मैंने। ठीक है, आगे प्रश्न। आप इसको, इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। एक स्कूल बैग और एक जूते का मूल्य 7:5 के अनुपात में है। स्कूल बैग की कीमत जूते की कीमत से 200 अधिक है, तो जूते का मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों, देवी और सज्जनों, जूते का मूल्य ज्ञात करते हैं। सबसे पहले स्कूल बैग और जूते का मूल्य। स्कूल बैग और जूते का मूल्य हमें अनुपात दिया हुआ है दोस्तों, कितना? 7:5। अभी अनुपात और समूहानुपात, ये जो कंसेप्ट है, ये आपके लगभग हर प्रश्न में निकालने को मिल रहा है। हमें क्या दिया हुआ है? स्कूल बैग और जूते की, स्कूल बैग की कीमत जूते की कीमत से 200 अधिक है। सीधा मुझे उत्तर दिख रहा है 500। आराम से उत्तर देख, आप भी देख पाएंगे ये उत्तर जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे मेरी जितनी। कैसे दिख रहा है अभी बताता हूँ मैं आपको। आपको दिख रहा होगा इनके बीच का डिफरेंस, यानी इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है। थोड़ी सी अच्छी राइटिंग में अगर मैं लिखना चाहूँ, ये सुंदर सा अंतर, आपको इनके बीच का अंतर कितना दिख रहा है? 2 इकाई दिख रहा है। यानी कि 2 पॉइंट्स या 2 इकाई, कुछ भी कह सकते हैं, 2 इकाई इनके बीच का अंतर है। पर प्रश्न के अनुसार इसके अंतर, इनके बीच का अंतर कितना है? 200। अंतर कितना? 200। कैसा? प्रश्न के अनुसार, जिसको हम लिखते हैं ना प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार इसका अंतर कितना है? 200 का। तो इन दोनों बराबर होंगे इसका मतलब, यानी कि 2 इकाई का मतलब, 2 इकाई किसके इक्वल होगी? 2 इकाई किसके बराबर होगी? 2 इकाई होगी हमारे पास में 200 रुपए के बराबर। तो 1 इकाई किसके बराबर होगी? तो 1 इकाई हो जाएगी 100 के बराबर। सीधी सी बात, 200 का भाग लगेगा 2 2 में, तो आएगा 100। हमें क्या निकालना है? जूते का मूल्य। जूते का मूल्य कितना इकाई है? तो 5 इकाई किसके बराबर हो जाएगा? 5 इकाई हो जाएगा। सीधी सी बात, जब 5 का गुणा 100 से करूंगा तो 5 इकाई हो जाएगा 500 के बराबर। तो जूते का मूल्य कितना है? 500 रुपए। और बैग का मूल्य निकालना चाहे तो, जैसा कि जैसे 500 का गुणा 100 से हो गया तो 500 आ गया, और अगर बैग का मूल्य निकालना तो 7 का गुणा 100 से हो जाएगा, यानी कि उत्तर कितना आ जाएगा? 700। ये भी उत्तर आसानी से हो चुका है आपके पास में। बिल्कुल आसान तरीका, कुछ नहीं करना है आपको, मैं बताया हुआ है। आपको जब भी अनुपात, इधर देखो, इधर यहाँ पे, जब भी आपको अनुपात दिया हुआ होता है और और प्रश्न में आपको वास्तविक मान उस वस्तु का दिया है, तो आपको क्या करना है? वास्तविक मान को रखना है ऊपर, हमारे द्वारा हमने जो अनुपात निकालना है उसको रखना है नीचे, और गुणा किससे करना है? गुणा उससे करना है जो हमें निकालना है। वापस से सुनो, वास्तविक मान ऊपर, हमारे द्वारा निकाला गया अनुपात नीचे, और गुणा किससे करना है? जो वस्तु हमें निकालनी है। यहाँ पर मैंने यही किया, देख लो। वास्तविक मान मैंने रखा ऊपर, वास्तविक मान यानी कि 200 मैंने रखा ऊपर, हमारे द्वारा निकाला गया मान रखा नीचे, और गुणा किससे कर दिया? 5 से। उत्तर कितना आ गया? 200 500। उत्तर एक लाइन में उत्तर आ चुका है इसका, 500। कैसे? अगर मुझे इसको आसानी से करना था तो कैसे कर सकता था मैं? इसको इंग्लिश में थोड़ा सा करके मैं बता देता हूँ। बैग, बैग को मैं बी लिख देता हूँ, और शूज को मैं, जूते को मैं एस लिख देता हूँ। 7:5। अब आपको दिख रहा है इनके बीच का अंतर कितना है? 2। तो 2 का 2 हमारे, और प्रश्न में कितना दिया हुआ था? 200। तो मतलब 200 वास्तविक मान, 2 हमारे द्वारा निकाला गया मान, हमको निकालना है 5 का मान। कैसा आएगा? 2 का भाग लगेगा 200 में 100, 100 का गुणा होगा 5 से 500। ये उत्तर आ चुका है आपके पास में, 500। अब इसमें और इसमें क्या फर्क था? इसमें मैंने आपको पूरा समझाया प्रश्न को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, इसलिए आपको इतना बड़ा लिखना पड़ा। पर ये प्रश्न अगर आपको आसानी से आता है, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट अगर आपने समझे हुए हैं, क्लास की प्रैक्टिस की हुई है, तो एग्जाम में आप खुद देख सकते हैं 10 से 15 सेकंड में या 20 सेकंड में ये प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हल करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। ये पहला तरीका, जो कि बड़ा तरीका, पर आपको समझाने के लिए उचित तरीका।
दूसरा तरीका, छोटा तरीका, आसान तरीका, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस तरीके से आप आसानी से प्रश्न कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों, अब देखो आपको पता होगा जो लड़के होते हैं उनको हम मेल बोलते हैं और जो लड़कियां होती है उसे हम फीमेल बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर लड़के और लड़कियों की जगह मेल और फीमेल इस्तेमाल करूंगा, तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कैसे? मेल एंड फीमेल का रेशियो, मेल और फीमेल का अनुपात मेरे पास में 2:3 के अनुपात में है। यदि 25% लड़के, अब लड़के का 25% निकालना है और लड़कियों का 30% मुझे निकालना है, तो मैं आपको एक बता देता हूँ बात। आपके पास में अनुपात 2 और अनुपात 3 दिया हुआ है। मैं मेरी इच्छा से इसको 20:30 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? अगर मैं 20:30 को अगर फ्यूचर में जाके काटना चाहूँ तो अनुपात तो 2:3 ही रहेगा। प्रश्न की बात झूठी नहीं साबित हो रही है। ठीक है, तो हम अपने अनुसार कुछ भी मान सकते हैं। मैंने 20 और 30 क्यों माना? क्योंकि मुझे इस प्रश्न में 25% और 30% निकालना है। तो किसी संख्या का 25% और 30% मैं आसानी से कब निकाल सकता हूँ? जब वो 10 के गुणन में होगी। तो मैंने इसको 10 के गुणन में करने के लिए क्या किया? 2 को भी 10 से गुणा कर दिया, 3 को भी 10 से गुणा कर दिया। तो ये 20 और ये 30। तो क्या है? 25% लड़के, क्या दिया? 25% लड़के मेरे पास में, 25% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है तो नहीं पाने वाले। तो 25% अगर पा रहे हैं तो 35%, 75% नहीं पा रहे होंगे। और लड़कियां 30% पा रही है तो 70% नहीं पा रही होगी। इन दोनों को मिलाकर जोड़ देंगे, उत्तर हमारे आपके सामने है। कर लेते हैं आसानी से इस प्रश्न को हल। कैसे करेंगे? यानी कि 75% लड़कों का, यानी कि 20 का 75% मतलब 75/100। अगर आपको 75 के भिन्न मालूम है तो 3/4 होती है, सीधा आप गुणा कर सकते हैं इसका। वापस से इनको जोड़ना है। 30, 30 किसका निकालना है? 70% निकालना है फीमेल का, लड़कियों का 70%, यानी गुणा करूंगा 70 से, भाग लगाऊंगा 100 का। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10 और यहाँ पे आएगा 15। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कट्टा हो गया, 15 प्लस एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 7 या 21, यानी कि मेरे पास में कितना आ गया है पे? 6 और 3 हाँ 36। और हमारे अनुसार टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया है 50। 50 टोटल है और 36 छात्रवृत्ति नहीं पाने वाले हैं। यानी कि 36 छात्र जो है छात्रवृत्ति नहीं पाने वाले हैं, उनका प्रतिशत निकालना है। तो नहीं पाने वालों का प्रतिशत निकालने के लिए नहीं पाने वाले ऊपर रखेंगे, कुल छात्रों की संख्या नीचे आएगी, प्रतिशत निकालना है इसलिए गुणा होगा 100 से। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 36 दूना 72% इसका उत्तर आ जाएगा। 72% इसका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न, आप इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, अगला प्रश्न हल करेंगे। ये देखिए, एक प्रकार के तरल में 20% पानी है और दूसरे प्रकार के तरल में 35% पानी है। नए ग्लास में तरल के 10 भाग और दूसरे तरल के 4 भाग भरे हुए हैं। गिलास में नए मिश्रण का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, क्या होता है ना, हर प्रश्नों को करने की एक अलग डिमांड और एक अलग तरीका होता है। उसी तरीके से अगर उस प्रश्न को हम हल करेंगे तो वो आसानी से और कम समय में पूरा हो जाएगा। फालतू हर चीज को एक ही तरीके से करने को दिमाग में नहीं डालना है, आपको नई चीज सीखनी है। एक चीज लेते हैं, दूसरी चीज लेते हैं, उससे नहीं मिला के तीसरी चीज अगर हम तैयार कर रहे हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमेशा हल करने का तरीका होता है एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड को अगर आप एक बार सीख जाते हैं, आज मैं कुछ समझाऊंगा, एक एलिगेशन क्लास भी आपके पास में मैं साथ में मैं लेकर आऊंगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन से जुड़े हुए प्रश्न करवाऊंगा आपको। कम से कम 1 घंटे की क्लास वो रखेंगे जिसमें हम सारे एलिगेशन के प्रश्न करेंगे। आज थोड़ा सा एलिगेशन आप सीखने की कोशिश करें, सीख जाएंगे आप। सबसे पहले क्या, एक प्रकार का तरल कितना है? 20%। तो 20% को यहाँ लिखेंगे पहले प्रकार का तरल। दूसरे प्रकार का तरल कितना है? 35%। तो 35% को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो एक उसमें एक गिलास में पहले तरल के कितने भाग? 10 भाग। तो भाग हमेशा यहाँ पे लिखते हैं, पहला भाग यहाँ पे, और दूसरे तरल के कितने भाग? 4 भाग यहाँ पे, ठीक है। तो गिलास में मिश्रण का कितना प्रतिशत है? अब इन दोनों को मिला देंगे, इसके 20 भाग और इसके 4 भाग मिला देंगे तो कितना उत्तर आएगा? इस प्रश्न को करने के 2 तरीके हैं, 2 तरीके से मैं आपको करवाऊंगा। एक तरीका एलिगेशन से करवाऊंगा और दूसरा तरीका नॉर्मल मेथड से आपको करवाऊंगा। अगर नॉर्मल मेथड से मैं पहले करवाना चाहूँ तो कैसे होगा? 20% तरल के कितने भाग हैं? 10 भाग है, यानी 20 गुणा 10 प्लस 35% तरल के कितने भाग है? 4 भाग है, यानी कि 35% तरल तरल के कितने भाग है? 4 भाग हैं। और टोटल कुल मिला के कितने भाग हो गए? 10 और 4 14 भाग हमारे पास में हो गए हैं। इसका उत्तर निकालूंगा तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास, 2 से कट रहा है, 2 से ये कटेगा 10 बार,
2 से ये कटेगा 2 बार, 2 से ये कटेगा 7 बार, 10 का गुणा 10 से 100, 35 का गुणा 2 से 70 भाग 7, यानी कि 170 भाग 7। 170 में 7 का भाग लगाऊंगा तो 7 दूनी होता है 14, 3 लगेगा 7 चौक 28, 2 7, ये आपके पास में उत्तर आ चुका है। चॉइस सही 2/7%। अगर आपको ये हल करना नहीं आता तो मैं आपको साइड में समझा देता हूँ कैसे हल करते हैं इसको। 170 में जब भी हम 7 का भाग लगाते हैं कैसे लगाएंगे, 7 दूनी 14, यहाँ पे 3 आएगा, ये 0, 7 चौक कितना आएगा 28, बचा कितना 2। अब साइकिल चली होगी बचपन में, यहाँ से साइकिल चलाना शुरू करेंगे। चॉइस से साइकिल चलाना शुरू की, चॉइस के बाद में आएगा यहाँ पे 2 बार ऊपर, और उसके बाद में यहाँ से आ जाएगा 7। चॉइस सही 2/7%, ये रहा चॉइस सही 2/7%, आपका उत्तर ये आएगा। ठीक है, अब आपको अगर मैं इस प्रश्न को एलिगेशन से हल करने का बताता हूँ तो एलिगेशन से भी हल करके बता देता हूँ आपको। ये तो पहला तरीका, नॉर्मल तरीका जो आप यूज करेंगे एग्जाम में, पहला तरीका। दूसरा तरीका एलिगेशन। एलिगेशन से कैसे करेंगे इस प्रश्न को हल, क्योंकि हमने ये पहले प्रकार का तरल है और दूसरे प्रकार का तरल है, पहले प्रकार के तरल के 10 भाग, दूसरे प्रकार के तरल के 4 भाग हमें निकालना है, इस प्रकार के तरल के कितने भाग होंगे। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। इसको अगर मैं x मानता हूँ तो 35 माइनस एक्स यहाँ पे लिखते हैं, और x माइनस 20 को यहाँ पे लिखेंगे। इनका जो भी अनुपात है वो इसी अनुपात में रहेगा, यानी कि इसको मैं अगर हल कर लेता हूँ तो मेरे पास में उत्तर आ जाएगा कितना, 2 से 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। इसको हल करना है मुझे, ये 10 है बराबर ये है 4। हल करूंगा मैं इसको, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, यानी कि वज्र गुणा हो जाएगा 2 का गुणा इस पूरी संख्या से, 5 का गुणा इस पूरी संख्या से, 2 का गुणा होगा 35 माइनस एक्स बराबर 5 का गुणा हो जाएगा x माइनस 20 से, 35 दूना 70 माइनस 2x बराबर 5x माइनस 100। फिर से अगर मैं करना चाहूँ यहाँ पे तो माइनस का 100 यहाँ पे आके प्लस का 100, 70 प्लस 100 बराबर 5x माइनस का 2x, यहाँ पे आएगा तो प्लस का 2x, यानी कि प्लस का 2x। 170 बराबर 7x, x का भाग लगेगा, x के साथ में 7 है तो 170 भाग 7 बराबर x का मान आ चुका है हमारे पास में 170 भाग 7, जो मैंने अभी निकाला था कितना, चॉइस सही 2/7%, यानी कि यहाँ पर कितना आना चाहिए, x बराबर आएगा चॉइस सही 2/7। इस प्रश्न को दो तरीके से मैंने आपको हल करके बता दिया। पहला प्रश्न एलिगेशन, एलिगेशन आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। इसको एवरेज औसत फॉर्मूला बोलते हैं, इसको औसत, इसको क्या बोलते हैं, औसत विधि, औसत विधि से हल करना बोलते हैं इसको। ये हमने औसत विधि से हल किया है इस प्रश्न को, ठीक है, और उसको हमने एलिगेशन मेथड से हल किया है। औसत विधि से हल करने का तरीका ये था, और एलिगेशन से ये विधि भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ये प्रश्न इस प्रकार इस पीपीटी में इसको अगर आपने अच्छे से 3 से 4 बार रिवाइज कर लिया तो प्रतिशत के प्रश्न आपके गलत नहीं हो सकते, क्योंकि इस पीपीटी के अंदर आपके प्रतिशत से संबंधित काफी सारे सवाल और काफी सारे चैप्टर से संबंधित जितने भी डाउट होंगे, जितने भी आपके मन में विचार उत्पन्न हो रहे होंगे चैप्टर को लेकर, वो सब खत्म हो जाएंगे। अगला, 40% स्ट्रेंथ अल्कोहल का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 25% अल्कोहल को 50% अल्कोहल के साथ किस अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिए। इस प्रश्न को मैं आपके को गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इस प्रश्न को हल करने के लिए एलिगेशन से अच्छा मेथड हो ही नहीं सकता। कैसे बताता हूँ आपको मैंने आपको बताया था, एक कोई अगर 2 प्रकार के मिश्रण हमारे पास में, उसमें तीसरे प्रकार का मिश्रण उनको निकालना है तो उसको करने का एक ही तरीका है। कैसा, एक मिश्रण दूसरा मिश्रण दोनों को मिलाया, तीसरा किस मिश्रण के बराबर है वो निकालना है। कैसे निकालेंगे, एक है 40 के बराबर, दूसरा 40 का प्राप्त करना है, जो भी प्राप्त करने वाली चीज होती है उसको बीच में लिखेंगे हम, ठीक है। शुरुआत में एक पहला मिश्रण है 25% का, पहले मिश्रण में कितना 25% अल्कोहल है, दूसरे मिश्रण में 50% अल्कोहल है, और हमको प्राप्त करना है 40% अल्कोहल वाला। तो कैसे निकालेंगे आपको बताया था मैंने बड़े से चलेंगे छोटे की तरफ। 50 में से 40 को अगर हम घटाते हैं तो यहाँ पे क्रॉस में लिखना है 10, और 40 में से 25 को घटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 15। अब 10:15, आगे ये कट रहा है, कैंसिल हो रहा है तो इसको काट देते हैं, 5 दूनी 10 और 5 से 15, यानी कि आपके पास उत्तर आ जाएगा 2:3। इतना सा प्रश्न आपका हल हो चुका है। कितना, अगर आप कच्चे खिलाड़ी भी हैं तो भी 30 सेकंड के अंदर इस प्रश्न को आप हल कर लेंगे, एक बार 30 सेकंड में प्रश्न हल हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न,
40, 50 और 60 छात्रों के 3 समूह एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए और उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 100%, 90%, 80% था। तीनों समूहों का मिलकर उत्तीर्णता प्रतिशत क्या रहा? ये भी प्रश्न आपको औसत विधि से मैं हल करना सिखाऊंगा। औसत विधि से ये प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। पर इसको मैं नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कैसे हल करते हैं वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले 3 समूह हैं। ये समूह 1, ये 2 और ये 3। तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 6, 4, 10 और 150 यानी 150 लोगों कुल हो गए हैं इसमें। अब इसमें पास होने वालों की संख्या, 100% है, यानी कि 40 का 100% निकालूंगा, 40 का गुणा करूंगा 100 से, भाग करूंगा 100 का। 50 का 90% निकालने के लिए 50 का गुणा करूंगा 90 से, भाग करूंगा 100 का। इसी प्रकार 60 का 80% निकालने के लिए गुणा करूंगा 80 से, भाग करूंगा 100 का। इस पूरे को हल कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि यहाँ पर आया 40 प्लस 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 पंजे 45 प्लस 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 छीं 48। यानी कि इन तीनों को हल करना चाहूँ, इनको हल करने का तरीका भी बता देता हूँ आपको। 40, 40 और 40, 3 बार 40 का मतलब 120 और 5 और 8, 8 और 5 13, यानी कि 133। तो मुझे उत्तर निकालना है 133। कुल छात्र कितने हैं हमारे पास में? 150 यानी 150। कितना प्रतिशत है? प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, कटा हो गया 1 जीरो से 1 जीरो। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 3 3 7। अब इसको हल करने के लिए 133 का गुणा 2 से करूंगा तो 6 6 2 भाग 3। अब ये कट रहा है, इसको प्रतिशत, ये सीधा इसका उत्तर यही रह जाएगा 266.3%। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप इसको हल करके देख लीजिए। कैसे आपको बताया था अभी मैंने, 2 अट्ठे 24, 24 आएगा यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, वापस से 2 अट्ठा 24, 2 बचेगा यहाँ पे। साइकिल चलाना शुरू करना है, 88 यानी 88 सही 2/3% आपका उत्तर आ जाएगा। इसको और आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। यदि किसी संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और परिणामी संख्या को 25% से घटाया जाता है तो अंत में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी? ऐसा प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न, आसानी से हल हो जाएगा। सबसे पहले 25% की भिन्न आपको पता होगी, क्योंकि 25 चौक होता है 100, तो भिन्न कितनी होगी? 1/4। 20 पंजे होता है 100, तो 20 की भिन्न होती है 1/5। 10 दाया होता है 100, तो 10 की भिन्न होती है 1/10। ठीक है, तो इस ऐसे आप याद रख सकते हैं आसानी से। 25 की भिन्न होती है 1/4। तो प्रारंभ में क्या करना है? उस संख्या में 25% की वृद्धि का मतलब, अगर वो संख्या 4 थी तो उसको बना देंगे 5। और परिणामी संख्या, यानी वापस परिणामी कौन सी संख्या मिली? ये परिणामी संख्या बोलते हैं इसको। और वापस परिणामी संख्या को 25% से फिर से घटाना है, यानी कि अब इसको घटाना है। अब इसको हल करने का सबसे आसान तरीका तो एक ही है। अगर ये 4 से 5 हो रहा है और वापस से 25% घट रहा है, यानी कि ये 4 से कितना हो जाएगा? 3। अब ऐसा 3, ये अनुपात समानुपात वाले प्रश्न होते हैं, इनको हल करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। एक बार आप ऐसे ही ध्यान में रखें कि आपको ऊपर की तरफ इस साइड में बढ़ना होता है, नीचे की तरफ इस साइड में आगे बढ़ना होता है। अगर 5 यहाँ पे है तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, और 4 यहाँ पर है तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। यानी कि अब वापस में इनका गुणा हो जाएगा। 4 का गुणा 4 से 16, 5 का गुणा 4 से 20, 5 का गुणा 3 से 15। यानी कि क्या हो रहा है? ये प्रारंभ का मान और ये होगा अंत का मान। यानी कि प्रारंभ से अंत, यानी कोई वस्तु 16 से 15 हो रही है, यानी कि एक का हास, यानी एक का हानि हो रही है कितने पे? 16 पे। तो 100 पे कितनी? 16.66 इसका उत्तर आएगा। आप हल करेंगे तो 6.66% आपका उत्तर हो जाएगा। कितना? तो अंत में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या हो रही है? 16 से 15 हो रही है, तो मतलब क्या है? ये कमी हो रही है, 6.66% की कमी हो रही है। अब आपको प्रॉब्लम आ रही होगी इसमें, ये मैं आपको अभी साइड में थोड़ा सा वापस शुरुआत से वापस करके बताता हूँ कैसे करते हैं इसको। यदि आपके पास में अनुपात दिया हुआ है, A अनुपात B है 2:3, और आपके पास में B अनुपात C है आपके पास में 5:4। तो आपको अगर A, B, C का अनुपात निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अभी मैं आपको बताता हूँ। यही तरीका मैंने यहाँ पे अपनाया है। तो आपको ये लिखना है A, B और C। A, B का अनुपात कितना है? 2, 3। तो आपको यहाँ पे 2 और 3 लिखना है।
और बी और सी का अनुपात कितना है 5 और 4, तो आपको यहाँ पे 5 लिखना है और यहाँ पे 4 लिखना है। अब रही बात यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा बी का अनुपात, यानी कि यहाँ से यहाँ पे वाली चीज लिखेंगे और यहाँ पे ये वाली चीज लिख देंगे। गुणा करेंगे 5 का गुणा 2 से 10, 5 का गुणा 3 से 15, 4 का गुणा 3 से 12, यानी कि ए और सी का अनुपात कितना आ जाएगा 10 और 12। ऐसे आप निकाल सकते हैं। मैंने भी यहाँ पर भी यही किया था। मैंने कैसे किया था बता देता हूँ फिर से। अगर किसी संख्या में 25% की वृद्धि हो रही है तो मैं 4 से उस संख्या को 5 कर दूंगा, और परिणामी में 25% की कमी हो रही है तो इस संख्या को 4 से मैं 3 कर दूंगा। 5 यहाँ पे आ जाएगा और 4 यहाँ पे आ जाएगा, इसको गुणा कर देंगे। 4 चौक 16 और 5 तिया 15। आपको निकालना है प्रारंभ से अंत में क्या हुआ, तो प्रारंभ से अंत में एक की हानि हुई 16 पे, तो 100 पे कितनी, 100 पे हो जाएगी 6.66% हानि। ठीक है, कमी हो रही है, मतलब हानि है, कमी हो रही है। अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, आसानी से हो गया हल। अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। दो संख्याओं का योग, कितने प्रश्न है टोटल, ओहो इसके बाद में 4 प्रश्न और है। दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या 4% घटा दी जाए और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि की जाए तो समान संख्या प्राप्त होती है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। सबसे अब इस प्रकार के प्रश्न भी आपके एग्जाम में आते ही हैं। ऐसे प्रश्न बड़े प्रश्नों में आते हैं, और ये प्रश्न आते हैं और ये टाइम लेते हैं आपका कम से कम 2 से 3 4 4 मिनट, तो 4 मिनट तो मैक्सिमम है। 3 मिनट, 2 से ढाई मिनट तो ये प्रश्न लेंगे ही लेंगे आपका। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम लोग इनको। सबसे पहले आपको सॉल्व करने का तरीका क्या करना है, बड़ी संख्या को 4 घटाना है, निकालना क्या है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या मान लेते हैं हम। माना छोटी संख्या, छोटी संख्या कितनी होगी हमारे पास में, माना छोटी संख्या x है। अगर छोटी संख्या x हो जाएगी तो बड़ी संख्या कितनी होगी, क्योंकि दोनों का योग कितना है, दोनों का योग है 520, छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या। आपको एग्जाम में इतना नहीं करना, मैं आपको समझाने के लिए करवा रहा हूँ इतना। एग्जाम में आपको बहुत फटाफट स्पीड में काम करना है। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 520 में से x जो है, तो 520 में से छोटी संख्या अगर मैं घटा दूंगा तो बड़ी संख्या आ जाएगी मेरे पास में, जाके बड़ी संख्या। अब ये छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या, अब जैसे जैसा प्रश्न बोल रहा है वैसे वैसे करना है हमको प्रश्न अनुसार। प्रश्न जैसा बोलेगा वैसा वैसा हम कर लेंगे। यदि बड़ी संख्या 4% घटा दी जाए, बड़ी संख्या कितनी है, बड़ी संख्या है हमारे पास में 520। अगर 520 को 4% में घटाता हूँ तो आपको 4% की भिन्न पता होनी चाहिए। 4% की भिन्न कितनी होती है 1/25, यानी कि उस संख्या को 4% घटाना मतलब 25 से कितना कर देना, 24 कर देना। ठीक है, यानी ये संख्या कितनी हो जाएगी 24/25 हो जाएगी। माइनस, अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आता है 4 से घटाना करना, तो आपको सीधा एक और तरीका बता देता हूँ मैं। 4% घटाने का मतलब 4% घटाना मतलब 100 से कितनी हो जाएगी, वो 100 से हो जाएगी छिन्नू, भाग लगेगा 100 का, यानी कि वो संख्या 100% से कितना प्रतिशत हो गई, 96% हो गई। प्रतिशत का चिन्ह था, प्रतिशत का चिन्ह हटा दिया, इसलिए नीचे क्या लग गया 100। ठीक है, और और क्या बोल रहे हैं, और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि की जाती है तो समान संख्या प्राप्त होती है, मतलब ये किसके बराबर होगी, यदि हम छोटी संख्या में कितने की वृद्धि करेंगे 12% की वृद्धि, तो 12% की वृद्धि कितनी होती है 100 में होगी वृद्धि, यानी कि वो वस्तु 100 से कितनी हो जाएगी 112 की। 12 की वृद्धि, 12% की वृद्धि का मतलब ये होता है 100 से 112, भाग लगेगा 100 का। देखिए 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब 4 से कट रहा है दोनों, और एक बार इसको साफ सुथरे तरीके से नीचे लिखते हैं, 520 माइनस एक्स छिन्नू बराबर x और 112। अब इसको 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 4 से कटेगा 4 दूनी 8 और 4 और 32, 4 से फिर कट रहा है 4 छीन 24 और 4 सत्ता 28, यानी 6 का गुणा करेंगे हम लोग 520 से, एक बार अभी गुणा नहीं करना है, माइनस 6x। कॉम्पिटिशन एग्जाम का यही तो तरीका है, आपको हर चीज करनी नहीं है बोलते ही, थोड़ा सा शांति रखो। 7x माइनस का 6x यहाँ पर आ जाएगा तो प्लस का 6x, यानी 6 का गुणा 520 से माइनस का 6x यहाँ पर आएगा प्लस का 6x। अब मन में भी करना है कुछ, 6 और 6, 6 और 7 कितना हो जाएगा 13x। अब आप देख सकते हैं 6 इंटू 520, 13 यहाँ पे
गुणा में है, यहाँ जाएगा तो भाग में, भाग 13 बराबर x, भाग लगेगा 13 एकम 13, 13 चौक 52 40, तो x का उत्तर कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 240। यानी कि छोटी संख्या क्या पूछा था, छोटी संख्या पूछा था, छोटी संख्या कितनी आ गई 240, 6 चौक 24 240 क्या हो गई, छोटी संख्या हो गई। तो बड़ी संख्या कितनी होगी, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बड़ी संख्या बताएंगे इसकी। छोटी संख्या अगर 240 है तो बड़ी संख्या कितनी होगी, आपको वो बताना है, ठीक है। ये प्रश्न भी आपका हल हो चुका है। अगला प्रश्न, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। एक संख्या में, इसको भी मैं दो तरीके से कराऊंगा, दो तरीका। एक संख्या में 22.5% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप 98 यानी 98 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है। सबसे पहले आपको मैं करवाऊंगा इसको कन्वेंशनल यानी परंपरागत तरीके से, जो जैसा प्रश्न अभी हमने पहले हल किया था। यानी कि अगर कोई वस्तु 100 से वृद्धि कितने की हो रही है, 22.5 की, यानी कि 22.5, यानी कि वो वस्तु 100 से कितने हो जाएगी, 122.5 हो जाएगी। ये तो पता ही होगा ना आपको। 22 से 1/5, 1/2 को क्या बोलते हैं, 22.5 ही बोलते हैं, 22.5% ही बोलेंगे इसको। यानी कि तो ये वस्तु 100 से कितनी हो जाएगी, 122। अब आपको वही तरीका बताया हुआ है मैंने। तो परिणाम कितना प्राप्त हो रहा है, 98, यानी कि वास्तविक मान है 98, हमारे द्वारा दिया गया मान कितना है 122.5, और हमको मान निकालना क्या है, संख्या निकालनी है, यानी कि 100 का मान निकालना है, 100 का मान निकाल लेंगे। ये जीरो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे आएगा जीरो, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे कहीं पे भी लगाओ। 5 यहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि 5 से काटूंगा मैं, 25 से काटूंगा, 25 चौक 100, 22 से आएगा 25 नम 225, और 25 चौक 100, और एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा। अब 49 से 98 कटेगा 2 बार, 40 का गुणा होगा 2 से 80, ये आपके पास में उत्तर आ गया, यानी ये संख्या कितनी होगी 80। यानी कि जब हम 80 के अंदर 22.5% की वृद्धि करेंगे तो आपके पास में संख्या प्राप्त हो जाएगी 98। ये पहला तरीका था इस प्रश्न को करने का। दूसरा तरीका, इस प्रश्न को भिन्न से कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास में 22 से 1/2% दिया हुआ है। इसको हल करने का तरीका बताता हूँ आपको। 2 का गुणा करते हैं 22 से, और 1 को जोड़ देंगे। 2 का गुणा आप जब भी 22 से करेंगे तो 22 दूना 44, और 44 में ये यहाँ का 1 जुड़ जाएगा तो 45, हर वही रहेगा 2 का। कैसे करते हैं इसको वापस से बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि अगर आपके पास में 4 सही 2/3 दिया हुआ है तो कैसे करेंगे, 3 का गुणा हम करेंगे 4 से, यानी 4 तिया 12, 12 में 2 जोड़ देंगे, 12 और 2 14/3, ये ऐसे लिखा जाता है इसको। तो इसी प्रकार हमने किया है, क्या किया, 2 का गुणा किया, 22 का गुणा किया 2 से, 44, 44 में 1 जोड़ दिया 45/2, क्योंकि प्रतिशत का चिन्ह है तो नीचे प्रतिशत हटेगा तो नीचे लगेगा 100। 5 से कटेगा 5 नम 45, 5 चौक 20, यानी कि वो संख्या, अब आपको ऐसा बताया मेरे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। यानी कि वो संख्या अगर पहले 40 की थी तो उसमें 9 की वृद्धि के साथ में वो हो जाएगी 39 की, 49 की। इसका मान हमें दिया हुआ है, वास्तविक मान है 98, 98, हमारे द्वारा निकाला गया मान है 49। मान निकालना है हमको, वास्तविक संख्या निकालनी है, कितनी थी, यानी 40 का मान निकालना है। यानी कि 49 का भाग लगेगा 98 में 2 बार, और 40 का गुणा होगा 2 से, मतलब आंसर आएगा हमारा 80। यहाँ पे भी 80, यहाँ पर भी 80। अब आपको बड़ा क्यों लग रहा होगा, क्योंकि आपने ये मन में हल नहीं किया होगा। पर अगर आप इस संख्या को मन में हल कर देंगे, भाई दूना 44 और 1 45, 45/2, यहाँ पे फटाफट लिख दिया आपने 45/2, नीचे लिख दिया 0, 5 नम 45, 5 चौक 20, 40, 40 से कितना हो गया 49, 49 इसका 2 गुना है तो ये 40 का 2 गुना हो जाएगा। ऐसा आता है, ठीक है। ये कैसा आता है, प्रैक्टिस करने से आता है। ये आंखों देख, ये प्रश्न आंखों में हल हो जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आप ओरली मुंह जबानी हल कर सकते हो इस प्रकार के प्रश्नों को। तो अगला प्रश्न हम लोग हल करते हैं। अगला हमारे पास में कौन सा होगा, ये वाला 13वां प्रश्न। एक चुनाव, अब आसान आसान प्रश्न होंगे हमारे पास में। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों का चुनाव होता है। पहले उम्मीदवार को, 3 उम्मीदवार हैं, ठीक है। पहला उम्मीदवार 40% वोट ले रहा है, दूसरा उम्मीदवार 36% वोट ले रहा है, और यदि डाले गए कुल मत, और तो 30 अनुपात निकालना है। 100 कितना होता है, तो कुल कितना होता है, कुल प्रतिशत होता है हमारे पास में 100। अगर पहले ने 40 लिए, दूसरे ने 36 लिए, टोटल कितना हो गया 76। 100 में से 76 अगर गया तो बचेगा कितना 24, तो 24% हो जाएगा 30 रहेगा, ठीक है। मन में करना था। यदि डाले गए कुल मतों की संख्या 36,000 है तो तीसरे उम्मीदवार के मतों की संख्या निकालनी है। कुछ नहीं, आपको फिर से बता देता हूँ, फिर से वही फॉर्मूला। कैसा, 36,000 वास्तविक मान है, हमारे द्वारा निकाला गया मान कितना है 100 है, हमको निकालना क्या है, तीसरे वाले का कितना है 24, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 360 का गुणा जब मैं 24 से कर दूंगा तो मेरे पास में उत्तर आ जाएगा। आपको इसका गुणा करना भी मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं।
24 का गुणा 3 से करूंगा, 24 दिया 72, 3 से किया, पीछे कितने जीरो, 360, उसके बाद में कितने संख्या बची, दो संख्या, तो दो संख्या यहाँ लगा दी। अब 24 का गुणा हो जाएगा 6 से, 24 का गुणा 6 से हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 24 में 120, 24 छिंग 144 और एक जीरो आना चाहिए, यानी कि 24 छिंग 144 और एक जीरो। अब 24 का गुणा जीरो से करूंगा तो जीरो आएगा, करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब आगे इनको ऐड कर दो, 7200 को किस में ऐड करूंगा, 144 जीरो में, प्लस कर देंगे इनको तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास में, जीरो का जीरो, 4, 4 और 2 6 और 7 और 1 8, यानी कि 8640 वोट मिले हैं किसको, तीसरे आदमी को। ये प्रश्न भी आपका पास में खत्म हो गया। ये भी बहुत आसान प्रश्न, प्रतिशत का बिल्कुल बेसिक प्रश्न। अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल में आप मुझे अपनी राय दो कि मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ, धीरे पढ़ा रहा हूँ, बेसिक नहीं समझाया है, समझाया है। जो भी आपकी समस्या होगी उसका निवारण मेरे टेलीग्राम चैनल में किया जाएगा। एक एक बच्चे पे उसी प्रकार से ध्यान दिया जाएगा जैसा कि ऑफलाइन क्लासेस में दिया जाता है। ठीक है, उद्देश्य यही है इस चैनल को शुरू करने का, आपको क्वालिटी एजुकेशन पहुंचना चाहिए आप तक वाजिब दाम के अंदर। दाम इसमें तो कुछ लग ही नहीं रहा है, क्वालिटी एजुकेशन आप तक पहुंचना चाहिए, लेवल का कंटेंट आप तक पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं है एग्जाम में जाने के बाद में आपको यहाँ से प्रश्न मिलेंगे और मिलेंगे ही। अगर आपने इस प्रकार यहाँ पे अगर आपने प्रश्न हल कर दिए तो आपको एग्जाम में इससे तो कम ही मिलेगा लेवल, इससे ऊपर तो मिल ही नहीं सकता, भले चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका। वीडियो तक के एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न मिल जाएगा, वीडियो तक, हाई लेवल तक आपको वीडियो तक कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं, यहाँ से आपको सब प्रश्न मिलेंगे। अगला, एक मशीन का मूल्य 6250, पहले वर्ष के दौरान इसका मूल्य 10%, दूसरे वर्ष के दौरान 20%, तीसरे के दौरान 30% घट जाता है, 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या है। ऐसा प्रश्न आपको मैंने पहली पीपीटी में करवाया था, पर मैं 2 तक करवा रहा था, मतलब मैंने 2 बार आपको वृद्धि 2 बार कमी बताया था, इसमें 3 बार कमी लिखा हुआ है, 3 बार कमी है। कैसे करते हैं बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग भिन्न लिखते हैं, 10% आसानी से करवा देता हूँ पुराने तरीके से। 10%, 20% और 30%, यानी कि पहले वर्ष में 10 से वस्तु हो जाएगी 90 की, दूसरे में 10 नहीं 100 से, और दूसरे में 100 से हो जाएगी कितने की, 80 की, और तीसरे में 100 से हो जाएगी 70 की। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 जीरो से, यहाँ पे 2 और ये 3 जीरो कैंसिल हो गए। आया कितना, 10 का गुना 100 से करूंगा तो 1000, और यहाँ पे गुणा करना है, 7 का गुणा 8 से, 8 का गुणा 9 से, तो 9 का गुणा 8 से, इन तीनों को कैसे भी क्रम में गुणा कर सकते हैं हम, 7 इंटू 8 इंटू 9 कैसे करेंगे, 7 9 63, 63 का गुणा करूंगा 8 से, 8 या 24 का 4 हासिल लगा 2, 8 6 48 और 2 बचा 504। आप देख रहे हैं 1000 की चीज थी, कितने की होगी, 504 की। तब वही तरीका, जो तरीका आपको बताया था मैंने, क्या बताया था, वास्तविक मान है 6250, हमारे द्वारा निकाला गया मान है 1000, हमको निकालना है अभी का, ये तो प्रारंभ में था, ये प्रारंभ में मान था, और ये अंत में होगा, अंत वाला मान निकालना है। अंत वाला मान निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 504 का। अब आप देख सकते हैं एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25 से भाग लगेगा, क्योंकि 25 से जब इसका भाग लगेगा, ये 25 का स्क्वायर ही है, तो 25 का भाग जाएगा 625 में 25 बार, और 25 चौक 100। ठीक है, अब एक बार इसको साफ सुथरे तरीके से अगर लिखना चाहूँ तो मैं 25 का गुणा 504 से भाग होगा 4 का, भाग लगाते 4 का भाग लगेगा 504 में, 4 एकम 4, बचेगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 4 दूनी 8 और 2 बचेगा यहाँ पे 4 3 24, यानी कि 25 का गुणा मैं 126 से करना चाहूँ, इसको गुणा करने का तरीका भी होता है, 25 का गुणा 1 से करूंगा, 25 एकम 25, पीछे कितना 2 जीरो, 25 दूना 50, पीछे कितना 1 जीरो, 25 छिंग 150, ये 0 5 5 5 10 और 11 और 3, यानी कि हमारे पास में उत्तर कितना आ गया है, 3250, यानी मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा 3 साल बाद में। देखो 6250 की मशीन खरीदी और 3150 की मशीन हो गई, क्योंकि मशीनों की लागत मशीनों का जो एसेट्स में आती है, मशीन जो होती है वो घटती है। कॉमर्स का अगर आप सुन रहे आपको पता होगा कि मशीनों का मूल्य लेने के बाद, मशीन क्या, आपके पास में मोबाइल होगा, आपके हाथ में जिस मोबाइल से आप लोग क्लास देख रहे हो, तो क्या होता है इनमें, मोबाइल लेने के बाद में इनकी कीमत घटती रहती है, तो वैसे मशीन की कीमत भी क्या हो रही है, घट रही है। अगला प्रश्न, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न, हमारी इस पीपीटी का, आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न।
यदि चावल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है तो एक गृहस्वामी को चावल की खपत को कम करने के लिए कितने प्रतिशत की कटौती करनी चाहिए ताकि चावल का ऊपर उसका व्यय ना बढ़े। देखो ऐसे प्रश्न आपको हल करना मैं एक आसान सी ट्रिक बता दूंगा, उससे भी कर दूंगा, और आप उसके पीछे कंसेप्ट चाहिए तो उसके पीछे कंसेप्ट भी बता दूंगा आपको। सबसे पहले 25% मैं आपको बता दूं, 25 चौक 100 होता है, तो 1/4 उसकी भिन्न होती है। क्या हो रहा है, कीमत में कमी हो रही, वृद्धि हो रही है, यानी कि 4 में 1 की वृद्धि से 5, यानी कि ये मूल्य है, उसका मूल्य कितना हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या करना है, उसकी खपत को कम करना है। खपत कितनी करेगा वो, खपत कम कैसे करेगा, यानी उसकी खपत x थी पहले, y कर देगा उसको। पर होना क्या चाहिए, पर उसकी क्या होता है, उसका जो व्यय होता है, उसके व्यय में कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी व्यय जो पहले था वही अभी रहना चाहिए। व्यय कैसे निकलेगा, सपोज करो आप मान लो किसी चीज का मूल्य अगर 4 रुपए है, और आप उस 4 रुपए की चीज में से आप कितना किलो खपत, कितनी खपत मतलब होता है क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आप ला रहे हो, ठीक है, उसकी क्वांटिटी हमने एक्स मान ली, उसका व्यय कितना हो जाएगा, 4 रुपए किलो वाली चीज अगर अपन 7 किलो लेके आते हैं तो खपत तो मूल्य कितना हो जाएगा 28 का। इसी अनुसार 4 रुपए के मूल्य की चीज अगर अपन एक्स एक्स लेकर आते हैं, 4 मूल्य की चीज एक्स लेके आएंगे तो व्यय कितना हो जाएगा 4x। 5 की मूल्य की चीज अगर वाई लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा व्यय 5 व्यय वाई। क्या बोल रहे हैं, व्यय ना बढ़े, व्यय पे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसका मतलब 4x की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, 4x का मान होना चाहिए 5y के बराबर, यानी कि x बटा y का मान हमें दे दिया है कितना, x बटा y, यहाँ पर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5/4, यानी कि x की जगह कितना आ जाएगा, खपत में वापस से अगर मैं लिखता हूँ तो खपत x की जगह पे आ जाएगा 5, और y की जगह पे कितना आ जाएगा 4, यानी कि खपत में कितनी, उसने पहले ही बोल दिया कटौती करनी पड़ेगी, कितनी कटौती करनी पड़ेगी, 5 से खपत को करना पड़ेगा 4, यानी कि 1 के कटौती किस पे 5 पे, तो 100 पे कितनी, 100 पे हो जाएगी 20%, आपका उत्तर हो जाएगा 20%। ये प्रश्न को करने का बेसिक तरीका था, आपको बेसिक अगर आ गया, एक बार समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने की ट्रिक सीधा सीधा सा आपके पास में उत्तर आएगा, कैसा उत्तर आएगा देख लीजिए। ऐसा प्रश्न अगर आपके पास में आता है तो 25% की वृद्धि हो रही है, तो सीधा क्या करेंगे, उस वस्तु को 4 से कर देंगे 5, क्योंकि उसका व्यय घटना नहीं चाहिए, कुछ ना घटना चाहिए ना बढ़ना चाहिए, तो उसको सीधा उल्टा लिख दो वापस से, 4 से 5 हो रहा है तो ये 5 से 4 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 5 से 4 होने में कितना घट रहा है, एक ही कमी हो रही है 5 पे, तो 100 पे कितनी, उत्तर आएगा हमारे पास में 20%। ये लो उत्तर आ गया एक बार में 20%। अगर आपको बेसिक जानना था, बेसिक भी आ गया इसमें, और वो भी हो गया कैसे, आप देख सकते हैं ये था मूल्य, ये है खपत, अगर आप मूल्य का गुणा खपत से करोगे तो 20 आ रहा है यहाँ पे, और मूल्य गुणा खपत से करोगे तो 20 यहाँ पर भी आ रहा है, यानी कि व्यय आपका नहीं बढ़ रहा है। आपके प्रश्न की शर्त बरकरार है, आपका व्यय नहीं बढ़ा है, यहाँ पे लिखा हुआ है व्यय नहीं बढ़ना चाहिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्यय ना बढ़े, व्यय नहीं बढ़ा है आपका, 20 था पहले भी और 20 है अभी भी। निकाला कैसे हमने, खपत क्या करी, कितनी कटौती की, ये क्या है बोल रहा है कटौती करनी चाहिए, कितनी कटौती की हमने, एक की कटौती की 5 पे, तो 100 पे कितनी, 100 पे कितनी करेंगे बता दीजिए, 5 दूनी 10, 20% आपका उत्तर आ चुका है आपके सामने। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। आज हमने 15 प्रश्न बिना किसी बातचीत के, सिर्फ और सिर्फ प्रश्न ही किए हैं, 15 प्रश्न बिना किसी बातचीत के हल किए हैं। आपको इस कक्षा की पीपीटी आराम से मेरे इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगी, यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नमस्कार साथियों, मिलते हैं अगली ऐसे ही वीडियो में, ऐसे ही हम लेवल को बढ़ाते रहेंगे। आपको इसकी पीपीटी में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।